वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग FYJC MHCET के लिए थोड़ी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है। सो जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि आज का जो चैप्टर हमने पिकअप किया है दैट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ठीक है। सो मैं ग्रेविटेशन की तैयारी थोड़ी शुरू कर देंगे आज। सो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, 2 अगस्त को ही कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन। ये वीडियो जाने वाली है 3 अगस्त को, मतलब कल रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट। ओके, दैट वाज द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन। दूसरा 21 अगस्त टेंटेटिव डेट है अभी तक, मतलब और हमारे पास 2 से 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते है। ठीक है। 21 अगस्त आपका टेंटेटिव डेट है एग्जाम का, आगे पीछे भी हो सकता है, अगर थर्ड वेव आ गया तो कुछ पता नहीं। सो घर पे पढ़ते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज स्टिल यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ बेटर कॉलेज देन व्हाट मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन SSC स्टेट बोर्ड। ठीक है। CBSE वाले, ICSE वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। तो थोड़े MCQs हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। एज यू कैन सी थोड़े MCQs सॉल्व होने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन MCQs में शॉर्टकट्स के साथ सिखाऊंगा थोड़े, कैसे आप रेशियो में खेल सकते हो, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। और जो MCQs होंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। सिंस द MCQs आर ऑफ एडवांस लेवल, पहले मैं थोड़े कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स के साथ, MCQs के साथ। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है, स्टार्ट कर दिया वीडियो, तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये वीडियो में जो भी हम चीजें लिखने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे, ये PPT जो है एज इट इज टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करने वाला हूँ FYJC MHCET स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सबको। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केपलर के 3 लॉ जरा याद करेंगे। केपलर के 3 लॉ थे, केपलर बाबा ने 3 लॉ बनाए थे हमारे लिए। केपलर्स 3 लॉज। ओके। सो जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? फर्स्ट लॉ ये था कि जो सन है इट इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई of the orbits of the planet, and the orbit is an ellipse. Orbit of any planet is an ellipse. So ये orbit है, elliptical shape है। जो सन है एक फोकाई पे होगा। ओके। वन ऑफ द फोकाई, बिकॉज एज यू रिमेंबर एलिप्स के होते हैं 2 फोकाई, F1 F2 होता है। ठीक है। तो सन जो है यही ऑर्बिट के एक फोकाई पे प्रेजेंट होगा, और जो प्लैनेट है अपना रेवोल्यूशन इसके ऊपर करता रहेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ, रफली बता रहा हूँ। सेकेंड लॉ क्या होगा? इलेप्टिकल ऑर्बिट ले लेते हैं जरा फिर से। मान लो सन ये वाले फोकाई पे है, हियर इज द सन। सो in equal interval of time, line joining the sun and planet, line joining the sun and planet, मान लो यहाँ पे एरिया A1 है, ये प्लैनेट है हमारा, नन्हा सा प्लैनेट है हमारा। टाइम टेकन बाय दिस प्लैनेट टू मूव फ्रॉम पॉइंट A to point B is capital T. Time taken to move from A to B for this planet is time T. Okay. टाइम T में प्लैनेट ने कितना एरिया स्वीप किया A1। वैसे ही सेम टाइम में फ्रॉम पोजीशन C टू पोजीशन D ये प्लैनेट कितना एरिया स्वीप करेगा? A2 बराबर A1 एंड A2। सो A1 और A2 सेम होगा। इसका स्टेटमेंट अगर मैं डिक्टेट करूं तो स्टेटमेंट होगा द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अभी जो थर्ड वाला रूल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। Square of time period of revolution of a planet, square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to cube of the mean distance of a planet from the sun. So ये जो distance होता है ना sun और planet के बीच का, elliptical है। So कभी planet दूर हो सकता है sun से, कभी काफी पास हो सकता है, right? So जो मल्टीपल डिस्टेंसेस की रीडिंग ली जाती है उसका मीन निकाला जाता है। सो दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, दैट इज आर मीन डिस्टेंस, उसका क्यूब, और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उसका स्क्वायर। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है प्लैनेट का सन के अराउंड, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मान लो 2 प्लैनेट्स दिया आपको, दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन T1 एंड T2 है। T1 एंड T2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब।
सो दो प्लैनेट्स के टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आप कंपेयर कर सकते हो विद देयर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, ये ये रेशियो जो है जरा याद रखना, काम आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे इसके बाद का जो लॉ है दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है, इसके स्टेटमेंट बड़े प्यारे हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं of mass m1 and m2. There are two objects of masses m1 and m2. They are placed at a distance r. दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r। ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों में, न्यूटन कहता है दोनों में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, so force of attraction or gravitational force between two objects is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2, ऐसा न्यूटन ने कहा। दूसरा, द सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन करके लिखो, दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखोगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये बातें हो गई। प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर आपको हटाना है तो आपको लाना पड़ेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज जी। व्हेन आई से यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड में जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों अलग चीज है, दोनों को सेम समझते हैं। कैपिटल जी जो है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, कैविटेशनल नहीं, ग्रेविटेशनल। ठीक है, हो जाती है गलती लिखने में कभी कभी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। क्या वैल्यू होगी इसकी, 6.67 होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवीजन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। जो एमसीक्यूज में काम आता है ना, वो ये पहले दो स्टेटमेंट्स है। ओके, एमसीक्यूज में आप फॉर्मूला लगाते नहीं बैठने वाले हो, आप प्रोपोर्शनैलिटी के साथ खेलोगे। आपको याद होना चाहिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। उसके यूज से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सम्स चालू करेंगे तब बता दूंगा कैसे करना है। ओके, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर अलग वीडियो बना दूंगा डाउट्स के लिए। ओके, ऑल्सो टेल मी आपका कैसा चालू है सीईटी का प्रिपरेशन, कमेंट सेक्शन में थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग लाएंगे एस्केप वेलोसिटी का। अगला कॉन्सेप्ट जो लाया जाएगा, अरे नहीं एस्केप वेलोसिटी सॉरी, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल जी तो देख लिया, स्मॉल जी को कैसे भूल सकते हैं। अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, बढ़िया। So Earth's gravitational acceleration, it is represented by small g. स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला पे अटैक करते हैं। सो मैं अर्थ की बात करूं, पहली बात अर्थ की। सो जी जो है ना, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ। और जी जो है ना, स्मॉल जी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे एम और आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, एम इज मास ऑफ अर्थ। अर्थ का कितना वजन है, धरती का वजन कितना है, दैट इज मास ऑफ अर्थ।
जिनको याद नहीं है वैल्यू याद दिला देता हूँ, 6 × 10⁻24 kg होती है मास ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मास ऑफ अर्थ आप उतना यूटिलाइज नहीं करोगे, उतना यूज नहीं करोगे, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ आपका ज्यादा यूज होगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। 6,400 किलोमीटर्स। ओके, 6,400 किलोमीटर्स। आई होप आपको कन्वर्जन आता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं। 6.4 × 10⁻6 मीटर होगा अगर मैंने मीटर में कन्वर्ट किया रेडियस को। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स याद रखना। जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट का होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम प्रकट करेंगे कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन, gm अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये होगा आपका g इज इक्वल्स टू स्मॉल g इज इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। सो एज यू कैन सी क्लियरली, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। स्मॉल g अलग है, कैपिटल G अलग है। स्मॉल g की वैल्यू अर्थ पे कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेंगे कैलकुलेशन के लिए। ये वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है जो अर्थ का पोल होता है। सो पोल क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, जरा बता देता हूँ। अर्थ भी है ना थोड़ा इलिप्स शेप है, बल्ज्ड है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो हॉरिजॉन्टली पास हो रहा है, इसको कहते हैं इक्वेटर। इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के यहाँ पे ना अर्थ थोड़ा सा बल्ज्ड है, मतलब मोटा है, और ऊपर की तरफ जो है ना अर्थ फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैट है। ओके, सो ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थ फ्लैट है। इक्वेटर के ऊपर बल्ज्ड है, ऊपर हल्का सा फ्लैट है, मतलब सर्कुलर ही है, स्फीयर की तरह ही है, लेकिन रोटेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, स्लाइटली बल्ज्ड है। तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है ना, इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो मिनिमम होती है। और जो पोल्स पे या यहाँ पे जहाँ पे फ्लैट है वहां पे जो पोल्स पे जो वैल्यू होती है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो एज यू कैन से कि जो पोल्स होते हैं वो सेंटर से जरा ज्यादा पास में, इक्वेटर सेंटर से दूर है। करेक्ट, सो दैट्स व्हाई इक्वेटर पे वैल्यू मिनिमम है जी की, पोल्स पे मैक्सिमम है। ये याद रखना। तो इसीलिए हम लोग एक मीन वैल्यू लेके चलते हैं। मीन वैल्यू फॉर अर्थ इज 9.8। ठीक है, ये दिमाग में रहना चाहिए। 9.8 गुरु मंत्र है, इसको कभी भूलना मत। ठीक है, चलिए ये चीज आप नोट कर लो सब के सब। फिर इसके एप्लीकेशंस क्या है सम्स में देखेंगे। इसके बाद मैं फ्री फॉल के बारे में बात करूंगा। फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे इसके बाद। आई जस्ट क्लियर द स्क्रीन। चलिए फ्री फॉल पे आते हैं। फ्री फॉल, फ्री फॉल के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या किया गया था? एक बिल्डिंग के ऊपर से, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, पूरी हाइट h है। ये नीचे ग्राउंड लेवल है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल फेंका गया। बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल फेंका गया। तो मुझे पता है इनिशियली वो बॉल को ड्रॉप किया गया या फिर स्टेशनरी था बॉल, हाथ से छोड़ा गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 काउंट होती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 काउंट होती है। ओके, जस्ट बिफोर द बॉल टचेस द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकलती है √2gh। फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू √2gh। सो मिडवे में मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ? बॉल इज कमिंग डाउन ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 9.8 है, खाली वो काम कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, इसलिए बॉल नीचे आ रहा है। एक सिंपल फंडा बताता हूँ। मान लो ये बॉक्स है जो नीचे गिर रहा है। ओके, बॉक्स नीचे गिर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है। तो ऐसे केस में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव जी। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ली जाएगी पॉजिटिव जी। एक दूसरा केस देखते हैं। अगर बॉक्स को ऊपर फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे काम करेगी ना दोस्त, ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो एक्सेलरेशन को ऐसे केस में बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा उसको -g लिया जाएगा। ठीक है, ये दो गुरु मंत्र याद रखना। ठीक है, फ्री फॉल के इक्वेशंस लिख लेते हैं। अगर अपवर्ड मोशन होगा तो क्या होगा? अपवर्ड मोशन होगा तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन है उनमें से ही बनाए हुए हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस at था। अपवर्ड मोशन में जैसे मैंने कहा था a इज इक्वल्स टू प्लस g होगा, राइट? और u की वैल्यू हर जगह पे 0 है। सो v इज इक्वल्स टू gt हो जाएगा। वैसे ही बाकी इक्वेशंस के साथ भी होगा। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था।
उसकी जगह पे भी ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, यूटी वाला, बिकॉज यू 0 है। तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as था, वापस यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो जाएगा, gs सॉरी 2gs हो जाएगा। ठीक है, सो ये तीन जो है ना, ये अपवर्ड मोशन के लिए, सॉरी अपवर्ड के लिए नेगेटिव होगी ना जी की वैल्यू, नेगेटिव जी। सो नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे माइनस साइन डाल देना हर जगह पे, माइनस जी टी, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, यहाँ पे भी एक माइनस साइन आएगा। ये थोड़ा नॉट डिफाइंड सा हो गया ना, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gs, दिस विल बी नॉट डिफाइंड इन दिस केस। अपवर्ड के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा मोस्टली, बिकॉज ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू इज नॉट रियल, इज नॉट रियल, मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। सो जरा ध्यान देना इस पे। डाउनवर्ड में यही सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, डाउनवर्ड के लिए यही इक्वेशन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और तीनों इक्वेशन काम आएंगे। ठीक है, फ्री फॉल डाउनवर्ड के लिए तीनों इक्वेशन काम आएंगे, इतना याद रखना। ठीक है दोस्तों, आई होप इट्स क्लियर। ये नोट कर लीजिए फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई, एस्केप वेलोसिटी बाकी है। एस्केप वेलोसिटी इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिमेनिंग। जरा एस्केप वेलोसिटी देख लेते हैं फटाफट, फिर सम शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एमसीक्यूज मतलब एस्केप वेलोसिटी के ऊपर अच्छे सम्स बन सकते हैं काफी, एस्केप वेलोसिटी के ऊपर काफी अच्छे सम्स बन सकते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी क्या है, अगर मुझे अर्थ के सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजनी है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना है या बाहर निकालना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो मुझे एस्केप वेलोसिटी जितनी है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। एस्केप वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को फेंकना पड़ेगा या फिर रिलीज करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड पुल। ठीक है, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला से डिस्कशन करेंगे। 2gm अपॉन आर, m मास ऑफ अर्थ है ऑफकोर्स, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है, सारी चीजें अंडर रूट। ठीक है, ये रिलेशन होता है, v escape is equals to 2g capital M upon r. So as you can see clearly, escape velocity जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, does not depend, sorry about that, does not depend on mass of the object. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको स्पेस में भेजना है, सैटेलाइट का कितना भी वेट हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट बेसिकली, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। कैपिटल जी तो पूरी ब्रह्मांड में सेम है, वो बदलेगा नहीं। करेक्ट, तो ये चीजें जरा याद रखना। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आपके सामने है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तभी आपके समझ होंगे। टेक्स्ट बुक एक बार रीड करना है सबको, टेक्स्ट बुक एक बार रीड करना है ये सुन के, और आगे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आगे एडवांस लेवल के समय जरूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम भी दूंगा पर क्वेश्चन। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, कमेंट सेक्शन में आपको उसका ऑप्शन बताना है, एबीसीडी में से क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, साथ में सॉल्व करेंगे सब लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, टू प्लैनेट्स हैव एवरेज रेडियाई, two planets have average radii of their orbits of revolution in the ratio 16:9. So दो planet है, planet 1, planet 2। तो रेडियस की बात हो रही है, रेडियस उनके कितने 16:9 में। ओके, सो रेडियस का क्यूब कर दो आप, कितना होगा 16 इंटू 16 इंटू 16 कर सकते हो। ठीक है, देखते क्या करना है, ऐसे नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला दिया था, केपलर का क्वेश्चन है क्लियर, क्योंकि बोला है रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन इज व्हाट, ये पता करना है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का क्या रेशियो है। सो r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2 दिया हुआ है आपको, दैट इज 16/9। ये यूज करेंगे, दो प्लैनेट्स है तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। ठीक है, तो 16/9 होल क्यूब हो गया,
सो T1/T2 स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं अभी, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट ले रहा हूं। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट गया तो 16/9 टू दी पावर 3/2। अभी कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत बच्चे क्या करेंगे सर, पहले क्यूब लेते हैं फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। अरे नहीं बच्चों, पहले स्क्वायर रूट निकालो। 3/2 का मतलब क्या होता है पावर में, 3 × 1/2, सही बात है। 3 का मतलब होता है क्यूब लेना है और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट लेना है। सो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप पहले यूज करो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले करो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले स्क्वायर रूट लेता हूँ। स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा, 16 और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 और 3। ओके, अभी आप क्यूब लो क्योंकि नंबर छोटे हो गए तो क्यूब अच्छे लगेंगे थोड़े। 4 × 4 × 4 डिवाइड बाई 3 × 3 × 3। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, वैसे लिख के बता रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा। 4 क्यूब होता है 64, 3 क्यूब होता है 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस इज ऑप्शन कौन सा भाई, सी। ऑप्शन सी आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बताओ कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, देखने पे इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, फिर से सॉल्व करके या फिर कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो नोट कर लो सब लोग ये। ओके, अगर कोई बच्चा पहले क्यूब करेगा तो क्या होगा, ज्यादा टाइम डालेगा, बिकॉज 16 क्यूब पे वो दिमाग चलाएगा। सो पहले स्क्वायर रूट करो, नंबर को रिड्यूस करो, 16 को छोटा बनाओ, 4 बना दिया, 3 बना दिया, और फिर क्यूब निकालो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल पे। ठीक है, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सीजन बॉल, सीजन बॉल मतलब जो क्रिकेट में यूज होता है, टू दैट ऑफ फुटबॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज हाउ मच, कितना होगा। एस्केप वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा पूछा है। बहुत बच्चे हैं ना सोचेंगे सर कुछ डेटा किधर दिया है, कोई डेटा ही नहीं दिया, खाली सीजन बॉल फुटबॉल बोला, डेटा इज इनसफिशिएंट सर, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नहीं बच्चों, थोड़ा याद करो, अभी 2 मिनट पहले कुछ बताया था मैंने, क्या बताया था, एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट पे ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, तो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। सो अर्थ की अगर बात हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे स्पेस में भेजना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ सैटेलाइट और वेदर इट इज अ बॉल, मुझे उसको स्पेस में भेजने के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम रखनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रहेगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, बदलेगा नहीं। सो अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड सीजन बॉल के लिए भी सेम ही है, सीजन बॉल के लिए भी सेम है, और आपके फुटबॉल के लिए भी यही स्पीड है, तो रेशियो क्या आ गई दोनों की, दोनों सेम है, तो 1:1 आएगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। गॉट इट। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों में, ठीक है, बच्चों में। आगे बढ़ते हैं, ये वाला इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आप 2 मिनट लो, सब लोग ट्राई करो, ये कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्या है। यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आएगा बीच में, बहुत लोग सोचेंगे उस ट्विस्ट के बारे में, और सर कुछ लोग तो बोलेंगे सर आंसर जो आ रहा है वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है सर, ऐसे कैसे सर, आपने ऑप्शन गलत लिखे होंगे सर। मैं बोलता हूँ ऑप्शन गलत नहीं है, सब बराबर है। क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ो, थोड़ी इंग्लिश में है क्वेश्चन, तो थोड़ा कोशिश करो कि उसको इंटरप्रीट करके समझ सको। मैं इंटरप्रीट करूंगा। ओके, वीडियो पॉज करके ट्राई करना था, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने, एक्सपेक्ट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका सोल्यूशन। सबसे पहली चीज एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ। मतलब एक प्लैनेट है, अर्थ है, कंपैरिजन हो रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। ओके, कंपैरिजन हो रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। एक मिनट, मेरा पेन क्यों अटक गया लिखते लिखते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अभी ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। बोला है 3 टाइम्स ज्यादा है, जो भी प्लैनेट है ना उसका रेडियस 3 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन कैसे बोला गया, 3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, हमारा ये प्लैनेट है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का रेडियस मान लो 1 है। हाँ पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बोला था कि नहीं रेडियस होगा 6400 किलोमीटर्स, लेकिन रेशियो में खेलना है, याद रखना, मैंने कहा था रेशियो में खिलवाऊंगा आप लोगों से एमसीक्यूज। सो अर्थ का रेडियस है 1, इन्होंने बोला है 3 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ।
मतलब अर्थ का जितना भी रेडियस होगा उसका 3 गुना, लेकिन अर्थ के रेडियस से ज्यादा। तो ये हो जाएगा 3+1। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट उसको 3 लेके सॉल्व करेंगे, और वो सिली मिस्टेक है। बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। 3 times greater than that of Earth, ओके, ग्रेटर देन दैट ऑफ अर्थ। क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला रहता कि 3 times दैट ऑफ अर्थ, तो मैं 3 लेता, लेकिन 3 times ग्रेटर बोला है, 3 गुना ज्यादा है। मतलब अर्थ का खुद का मास होगा, सॉरी खुद का रेडियस होगा, उससे 3 गुना ज्यादा ऐड किया जाएगा, ठीक है, उससे 3 गुना ज्यादा ऐड किया जाएगा। सो रेशियो क्या हो गया, सॉरी फॉर माई थ्रोट, रेशियो क्या आ गया, प्लैनेट का रेशियो 4, अर्थ का रेशियो 1। हमें क्या पता करना है, हाउ मेनी इयर्स डज द प्लैनेट टेक टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। सो टाइम पीरियड पता करना है, टाइम पीरियड पता करना है, ठीक है। टाइम पीरियड प्लैनेट का एक्स होगा, पता नहीं। अर्थ का कितना है, 1 साल लगता है एक रेवोल्यूशन के लिए, कितना साल लगता है, 1 साल। तो केपलर बाबा को हम याद करेंगे, टी ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब क्यूब क्यूब, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है। वैल्यू डाल दो, आरपी की जगह पे 4, आर ई की जगह पे 1, क्यूब होगा। स्क्वायर रूट लेना है सबको, सब लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, टीपी बाई टी बचेगा, रेशियो में बच जाएगा। तो 4/3, 4/1, सॉरी 4/1 टू द पावर 3/2, स्क्वायर रूट लेंगे, अभी समझाया था। 3 × 1/2 है, फिर से समझा रहा हूँ। अगर 3 × 1/2 आता है तो पहले स्क्वायर रूट आएगा, फिर क्यूब लेना है, ठीक है। पहले स्क्वायर रूट आएगा, फिर आपको क्यूब लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट पहले, तो स्क्वायर रूट लोगे तो 2/1 टू दी पावर कितना आएगा, क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है, 8। नीचे का 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 के साथ कुछ नहीं। टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू होती है 1। जब 1 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, टाइम पीरियड फॉर प्लैनेट मिल जाएगा। टाइम पीरियड फॉर प्लैनेट कितना है अपना, टाइम पीरियड फॉर दी प्लैनेट इज इक्वल टू 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे है सर, 8 ईयर्स का ऑप्शन दिख नहीं रहा है सर, बी है, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज आवर आंसर, दैट इज 8 ईयर्स। परफेक्ट, अच्छा लगा मेथड, कमेंट करो कैसा है। टैबलेटेड वे में बताने की कोशिश की है, प्लैनेट अर्थ रेडियस टाइम पीरियड। ये एक्सप्लेनेशन के लिए क्या है, इतना करते नहीं बैठना है सीईटी में, सीईटी में फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा सबने, आगे बढ़ते हैं। फाइन, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे भी रेशियो में खेलने की कोशिश करो। आई गिव यू 2 मिनट्स, कमेंट डाउन करो। आपको क्या ऑप्शन लगता है सही है, कमेंट डाउन करो। ठीक है, टाइम अप। वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना था। सो ये अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर। थोड़ा छोटा अर्थ बनाते हैं। ये अर्थ है हमारा, ठीक है। इसका रेडियस हमें बताया हुआ है, रेडियस इज 6400 किलोमीटर, ठीक है। और जो हाइट है जहां से ऑब्जेक्ट गिराया गया है, मान लो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया गया है, हाइट इज 3600 किलोमीटर, ठीक है। ये हाइट है, ये रेडियस है। हमें पता क्या करना है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सबसे पहले वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg। फिजिक्स में वेट अलग होता है, केमिस्ट्री में वेट अलग होता है। फिजिक्स में वेट का मतलब होता है मास इनटू
acceleration due to gravity on that planet. So mass तो universal constant है, mass is state of matter basically, तो mass कभी बदलेगा नहीं. और वेट आपका किस पे डिपेंड करेगा? वेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वहां पे, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो प्लैनेट पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G. कहानी थोड़ी आगे लेके जाते हैं. G का हमने फॉर्मूला लिखा था, Gm अपॉन R स्क्वायर. व्हाट इज R स्क्वायर? रेडियस ऑफ द प्लैनेट. तो G की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? G की वैल्यू डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगी. रिश्ता जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी G, यहाँ पे भी G. तो क्या मैं कह सकता हूँ जो भी वेट होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, वेट ऑफ द बॉडी का रेशियो निकालना ना, जो भी बॉडी हमने ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉप की है 3600 किलोमीटर के हाइट से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? R स्क्वायर को. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? R स्क्वायर को. ये भी G, ये भी G, कनेक्शन लग गया. W इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर R स्क्वायर. ठीक है. So weight of that body on surface of Earth, weight of that body on surface of Earth will be directly proportional to 1 upon RE square, radius of Earth, बराबर radius of Earth का square inversely. दूसरा, weight of that body at certain height h will be inversely proportional to what? Radius of Earth के साथ अभी आपको add करना है h और फिर उसका square. फर्क समझ में आया दोनों में? ये था कहानी में ट्विस्ट. अगर सम का लॉजिक अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना वीडियो को. ठीक है, आप ही के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, यूटिलाइज करके लो, खुद का फायदा करके लो. WE डिवाइडेड बाय WH विल बी इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस लिख लेगा, RE प्लस H. ओके, थोड़ी चीजें इरेज करता हूँ जरा स्क्रीन से, ज्यादा भर गया स्क्रीन. आई होप आपको लॉजिक समझ में आया. ठीक है, इट्स बेटर. WE अपॉन WH, सो RE प्लस H स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर, बराबर ऐसा कुछ मिलेगा. तो अभी RE प्लस H का स्क्वायर वैल्यू डाल दो. RE प्लस H कितना होगा? 6400 रेडियस ऑफ अर्थ है, 3600 हाइट है, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6400 स्क्वायर. ठीक है, 6436, 00 को भूल जाओ, कोई बड़ा नंबर नहीं है. 64 और 36 100 होता है, ये माइंड में होना चाहिए सबके. WE अपॉन WH विल बी इक्वल टू 10,000 का स्क्वायर, तो 10,000 इंटू 10,000 लिखूंगा ना, डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 6400. कैंसिलेशंस पॉसिबल है यहाँ पे, हम कुछ अच्छे कैंसिलेशंस कर सकते हैं. हाँ जी, 2 0 गए, 2 0 गए, यहाँ से भी 2 0 गए, यहाँ से भी 2 0 गए. 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64 बच रहा है. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं नहीं. 25 4 के टेबल में दोनों जा रहे हैं एज आई कैन ऑब्जर्व. सो 25 आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 4 के टेबल में 16 नहीं, हाँ 16 आएगा. यहाँ पे भी 25 आएगा, नीचे भी 16 आएगा. तो अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क कैसे करना है देखो. सो 25/16 का स्क्वायर आ रहा है, हमें क्या आ रहा है? 25/16 का स्क्वायर आ रहा है. 25 और 16 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? यू विल गेट समथिंग 1 पॉइंट, कितना बचा? 9 बचेगा ना, 9. अगर 9 है तो 16 9 के टेबल में जाता है, नहीं 8 के इसमें जाएगा, सो 5 है, 1.5. 10 बच रहा है अभी, 10 100 टाइम्स जाता है तो 6 टाइम्स, 1.56 का स्क्वायर आएगा बेसिकली, 1.56 का स्क्वायर आएगा. अभी बच्चे क्या करेंगे? सर 1.56 इंटू 1.56 मल्टीप्लाई नहीं करना है, टाइम बचाना है, वही फैक्टर है सीईटी में. जितना टाइम बचाओगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे और उतना कम प्रेशर होगा आपको. सो 1.56 का स्क्वायर क्या होता है? मत निकालो 1.56 का स्क्वायर, किसने बोला निकालने? स्मार्ट वर्क करो ना. 1.34, 2.44, 6.25, 12.34. 12.34 झक मार के नहीं होगा, 6.25 भी नहीं होगा. अभी बचा 1.34 और ये. सो 1.56 है, उसमें से 6 भूल जाओ, राउंड ऑफ ले लो. 15 स्क्वायर की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए. स्क्वायर टेबल्स 225 के आसपास आंसर आता है. कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपका आंसर है. क्या मैंने कैलकुलेट किया फाइनल आंसर? नहीं.
इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। 1.5 है, 15 स्क्वायर ले लूंगा, खत्म। इसके आसपास ही वैल्यू आएगी, और ऑप्शन सारे आपको दूर दूर दिए हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन दूर होते तो आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके खेल सकते हो, ठीक है, फाइन। सो ये नंबर गेम था इसके अंदर पूरा। और दूसरा लॉजिक क्या था, वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अर्थ के या प्लैनेट के स्क्वायर को, ठीक है। नोट करो इसको। कैसा लगा वीडियो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको वीडियोस में सब। वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन 4 हो गया ना, अभी 5 लेंगे, चलो। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, कंपेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट whose mass and diameter are double that of the earth with the acceleration due to gravity on the surface of earth। so दो प्लैनेट है, फिर से दो प्लैनेट है, प्लैनेट 1 है, प्लैनेट 2 है, ठीक है। तो दोनों के मास के बारे में टिप्पणी हो रही है और डायमीटर के बारे में टिप्पणी हो रही है। प्लैनेट 2 अपना अर्थ ही ले लो यार, पी और ई लेते हैं, प्लैनेट है और अपना अर्थ है, ठीक है। ई मतलब अर्थ, पी मतलब प्लैनेट, उतना आप समझदार हो। मास जो है ना, प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ का डबल है। मतलब अगर अर्थ का मास m है तो प्लैनेट का मास कितना होगा, प्लैनेट का मास होगा 2m, डबल बोल दिया। डायमीटर भी क्या है, डबल है। देखो डायमीटर का लॉजिक क्या है, डायमीटर इज ऑलवेज 2 टाइम्स रेडियस, बराबर। डायमीटर इज ऑलवेज 2 टाइम्स रेडियस। सो अगर डायमीटर डबल हो रहा है तो रेडियस 4 गुना होगा, सिंपल सी फैक्ट है। यस, डायमीटर अगर डबल हो रहा है तो रेडियस भी डबल होगा ना। तो हम रेडियस की बात करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमें कंपेयर क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंपेयर करनी है प्लैनेट की और हमारे अर्थ की। सो रेडियस क्या होगा यहाँ पे, रेडियस भी डबल होगा ना दोस्त, रेडियस भी डबल होगा, 2r। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे खाली r होगा, इसका 2r। गॉट इट, ये चीजें हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट जीपी अपॉन जी इज इक्वल्स टू, मैं कैपिटल जी को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या लिखने वाला हूँ, m ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय आरपी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आरपी का स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ आवर अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, रेडियस ऑफ आवर अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी है, बस वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू डालना है। सो 2m अपॉन 2r स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अपॉन आर स्क्वायर कट, m कट, क्या आंसर आएगा 1/2, करेक्ट। 2/4 बचता है, बट इट इज अंडरस्टूड दैट 2/4 इज 1/2। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। अभी बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले जीपी की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो सब क्यों कर रहे हो, टाइम बचाओ। 1:2 इज योर आंसर, ठीक है। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। सब लोग जरा नोट कर लेंगे, नोट करो यार, मतलब अभी सुन रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर नोट नहीं करते हो ना तो दिमाग में नहीं रहेगा। 6th क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2। कितना है भाई, 11.2 है। चलो एस्केप वेलोसिटी हमारे अर्थ का है, ये अर्थ का ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट ऑफ रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड 1/4 द डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करेंगे, जरूर ट्राई करेंगे। रेडियस जो है प्लैनेट का वो 4 गुना है अर्थ का, और डेंसिटी, डेंसिटी को आप कैसे लिखते हैं, डी लिख लो चलेगा। डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज 1/4 ऑफ अर्थ, जितना अर्थ का डेंसिटी उसका 1/4 है, ठीक है। ठीक है, ट्राई टू डू समथिंग विद दिस। आपको क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी उस प्लैनेट की निकालनी है, अर्थ का दिया हुआ है, उस प्लैनेट का कितना होगा निकालना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना है क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है बिंदास डालो, गलत होगा तो भी चलेगा,
अभी टाइम है करेक्ट करने का, एग्जाम में बैठ के करेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे परफॉर्म करना है। चलिए एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला से थोड़ा सोचते हैं। एस्केप वेलोसिटी का वैसे तो पूरा फॉर्मूला अंडर रूट है 2gm अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं है, खाली आर है नीचे, ठीक है। तो 2gm, अगर ये मास ऑफ प्लैनेट होता, अगर मैं प्लैनेट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं ये प्लैनेट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, पी लिख देंगे यहाँ पे, एमपी की जगह पे क्या कर सकते हैं, अभी तो सर एमपी का डेटा ही नहीं है, क्या करें, डेंसिटी दी है ना यार, बहुत है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, कितनों को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो अगर डेंसिटी में रिलेशन दिया है, उसी रिलेशन को आप मास में भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। मास ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो 1/4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ लिख दो, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अंडर रूट रहेगा ये। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ये 2 को ऐसे ही रखो, कैंसिल करने के पीछे मत पड़ो, क्यों बताता हूँ। इसको एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का भी आप फॉर्मूला लिख के रखो, कुछ कंपैरिजंस होंगे, वहां से आपको आंसर आएगा, क्विकली आंसर आएगा इनफैक्ट वहां से, GME अपॉन RE, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का ये फॉर्मूला है। सो 1/4 और 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा 2GME अपॉन 16RE अंडर रूट। So what is 1/16? 1/16 is 1/4 बराबर. So escape velocity of that planet is 1/4 times of 2gme, that is mass of Earth upon radius of planet, radius of Earth under root. लेकिन कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है कहानी में, ये पूरी चीज जो है हमारे अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है यार, नजर में आया, वही चीज कितनी है, 11.2 है। सो 1/4 टाइम्स ऑफ 11.2 लिखेंगे, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ वैल्यू, खाली वैल्यू दी हुई है, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप हर एक चीज एकदम सिंसियरली करो, आपको एमसीक्यू थोड़े लॉजिक के साथ करना है, टाइम बचाना है। कैंसिल करो 4 के साथ, कितना होगा, 4 है 2 टाइम्स जाएगा, 2.3 बचेगा, 3 2 8, 2.8 आंसर आता है, 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड, आंसर इज सी। एक बच्चे को एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसने बोला सर आंसर सी होगा, मैंने 1 सेकंड में आंसर दिया, मैंने बोला कैसे इतने फास्ट कैलकुलेट किया। उसने बोला सर बाकी ऑप्शंस ए बी एंड डी, जो बाकी ऑप्शंस है सब 11.2 के मल्टीपल्स है, सी ऑड मैन आउट लग रहा है, ऐसे सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होने वाला सीईटी में, ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है। चलो नोट कर लिया, लास्ट क्वेश्चन लेते ही, फ्री फॉल के ऊपर एक क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई दिस। मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया आज की क्लास में, 7 क्वेश्चंस ही लिए। द रीजन इज, मुझे पता नहीं बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं और वीडियोस डालूंगा। ये लॉटरी लगी लॉटरी, देखो जी की वैल्यू 10 लेने बोला, 9.8 की जगह पे, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइपिंग एरर है, माफ कर देना, ठीक है। बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर्स, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ये जो भी बिल्डिंग है, यहाँ से जो बॉडी नीचे गिर रही है, इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। काफी इजी क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बॉडी नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव लेना है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में ही नीचे आ रही है ना बॉस, मतलब +10 की वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की जगह पे, बस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर दिया है ना हाइट, तो वही यूज करेंगे। टाइम निकालना है, अगर टाइम निकालने बोला है तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है जिसके अंदर डिस्टेंस और टाइम साथ में आते हैं, बराबर। s इज योर हाइट बेसिकली, तो h इज इक्वल्स टू ut वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्यों, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है क्या इनिशियल वेलोसिटी है, तो 0 लेना है, वी आर अज्यूमिंग इट टू बी 0, ठीक है। सो 1/2 n टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक ही जगह पे 10, लॉजिक अभी बताया था, u 0 लिया है, फिर से बता रहा हूँ, h की वैल्यू 45 है ना, तो 45 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 टी स्क्वायर, 2 जाएगा 45 की तरफ, 90 हो जाएगा, 45 2 10 टी स्क्वायर, काफी आसान कैलकुलेशन, 0 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर कितना बचा, 9 बचा है दोस्तों,
स्क्वायर रूट ले लो सब लोग, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, √9 आएगा। टी कितना होगा आंसर, नेगेटिव टाइम होता नहीं है, 3 सेकेंड्स, कहानी खत्म, ऑप्शन सी। ठीक है, फाइन। आई होप सबको ये सेशन समझ में आया। पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ FYGC CET के लिए। अगर रेस्पॉन्स अच्छा हुआ इस वीडियो पे तो मैं और भी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हीट हो गया, इनके भी MCQs कराने को तैयार हूँ चैनल पे। तो चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, बताया था, ये PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थोड़ा आपका 5 मिनट लूंगा लास्ट में। वन मोर थिंग, हमने 11th के बैचेस ऑलरेडी चालू कर दिए, जो 11th साइंस के बैचेस है ना, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। तो हमारे जो बैचेस होते हैं ऑनलाइन अभी चल रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है, BMC से परमिशन नहीं है मुंबई में कि कोचिंग स्टार्ट कर सको ऑफलाइन। तो बैचेस 11th के ऑफलाइन चालू नहीं है, ऑनलाइन है, लेकिन जैसे ही परमिशन मिलती है आफ्टर 2-3 मंथ्स में भी ऑफलाइन भी चालू कर देंगे। बैच की स्पेशलिटी क्या है, खाली 10 स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है अपनी, मैक्सिमम 10 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं। ये कमिटमेंट है मेरा, उसमें से कुछ चीज कंफर्म हो गया, चैप्टर स्टार्ट भी हो गया, एक चैप्टर हो भी गया। तो जिनको भी इंटरेस्ट है एडमिशन लेने में, बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम दोनों के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, ये नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, ये मेरा ही नंबर है। यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड वी कैन डिस्कस अबाउट योर एडमिशन। ठीक है, चलो, ये खाली साइंस स्टूडेंट्स के लिए, बाय द वे कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब जेई भी होगा, बिट साइड भी होगा, सब होगा। ठीक है, चलो गाइस, वीडियो रोकते हैं आज यहाँ पे, अगले वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।